हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपको पता है एलटी ग्रेड की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो कैप सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, डेली आप कर सकते हो। 20 to 25 क्वेश्चंस आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज ये हमारा डे 4 है और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। Now, without making any delay, let's start our day 4 idiom and phrases. His pronunciation was so bad and his voice so low that the speech he made was all Greek to me. ठीक है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो इतना ख़राब था और उसकी वॉइस क्या थी, बहुत लो साउंड कर रही थी। दैट द स्पीच ही मेड वॉज ऑल ग्रीक टू मी, कि वो उसका स्पीच मेरे लिए क्या बन गया, ग्रीक बन गया। अब ग्रीक क्यों बन गया? क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहा था। जैसे कि आपको हिंदी लैंग्वेज या फिर यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज और कोई और ही लैंग्वेज बोल रहा है या फिर बहुत लो साउंड कर रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, जो कि ऑडिबल नहीं है ठीक से, आप अनकंफर्टेबल हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। वो एक ग्रीक बन जाएगा आपके लिए, ऑल ग्रीक टू मी। ठीक है, तो इनकम्प्रिहेंसिबल, कम्प्रिहेंसिबल होता है जो इजी टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आता है, राइट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट वन, ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल। ही लुक्ड ब्लैंक, क्या दिख रहा था, वो एकदम से ब्लैंक दिख रहा था। अब वो ब्लैंक क्यों दिख रहा था? क्योंकि ही वॉज विदाउट एनी इमोशन। ठीक है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई इमोशन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था, सो ही गॉट ब्लैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, दो ही इज नॉट अ स्कॉलर ही विंस आर्ग्यूमेंट्स। वाई? बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्या होता है गिफ्ट ऑफ द गैप? टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ठीक है, देखिए अब आप बोलोगे स्पीकिंग में कैसा टैलेंट है? नो, यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, वो होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। दूसरे के ऊपर आपका इम्प्रेशन ऐसा पड़े कि वो आपको भूल ही ना पाए। मे बी इट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, मे बी इट कुड बी योर लाइक पोलाइटनेस। ठीक है, कोई आपको अग्रेसिव बना रहा है, देन ऑल्सो यू आर वेरी काम, यू आर वेरी पोलाइट, यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन अ वेरी नॉर्मल वे, यू आर एबल टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन। कई लोग होते हैं और भड़का देते हैं, कई लोग होते हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करके भी उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टैलेंट फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग का यही टैलेंट होता है। सो गिफ्ट ऑफ द गैप, राइट। दो ही इज नॉट अ स्कॉलर, स्कॉलर वो नहीं था। ही विंस आर्ग्यूमेंट्स, फिर भी वो आर्ग्यूमेंट्स को क्या करता था, जीत लेता था। क्यों? बिकॉज ही हैज द टैलेंट फॉर स्पीकिंग। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ द ATS set the bait to arrest the terrorist. ठीक है, the ATS set the bait means laid the trap. ट्रैप क्या होता है? जाल होता है। उन्होंने कुछ भी ऐसा ट्रैप डाला होगा, जैसे लोग किसी किसी जानवरों को फंसाने के लिए ट्रैप करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने भी कोई ऐसी योजना बनाई होगी, कुछ प्लान किया होगा, जिसके थ्रू उनका ये प्लान क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। तो सेट द बेट। नाउ नेक्स्ट वन, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट, ये आपके प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। मीन्स ट्राई समथिंग, मैंने डिसाइड कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा। अगर एक बार एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि मैंने मेहनत नहीं की, डजंट मीन कि मैंने मन से मेहनत नहीं की। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला ही हारता भी है और जीतता भी है। जो मैदान में उतरता ही नहीं, उसे क्या पता कि जीत क्या है और हार क्या है। ना वो जीत को फेस करेगा, ना वो हार को फेस करेगा। इसलिए जब भी आप कोई गोल डिसाइड कर रहे हो तो उसके दो पहलू तो होने ही होने हैं, बट आप कितने डिटरमिन्ड हो, आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है, राइट। तो गिव इट अ शॉट, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राई समथिंग।
नेक्स्ट वन, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक्स। प्रैंक सभी को पता है, बिल्कुल सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। प्रैंक इसने उसके साथ किया, उसने इसके साथ किया, ठीक है। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई मीन्स उसने इस तरीके से प्रिटेंड किया, ऐसे शो किया कि जैसे उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। नोटिस तो किया, इट वॉज नोटिसेबल, बट ही प्रिटेंडेड दैट ही इज अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, कि उसने नोटिस ही नहीं किया, इस तरीके से किसी को शो करना। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। All his schemes to murder the king ended in smoke, ठीक है। अच्छा, ये किस शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेट कर सकता है, आप ज़रूर बताना। बहुत ही फेमस प्ले है उनका, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो क्या उस प्ले में? अगर आपने प्ले अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली इस इडियम को आप उस कैरेक्टर में फिट कर दोगे, ठीक। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। तो इसका करेक्ट क्या होगा? केम टू नथिंग। केम टू नथिंग मीन्स कि आपने प्लान तो बहुत कुछ किया, आपने चालबाजी से किया, चाहे जैसे किया, लेकिन सारी क्या हुआ? केम टू नथिंग, मिला हाथ में कुछ नहीं। मैं किया, कोशिश सारी की और निकल के आया कुछ नहीं, ठीक है। सो एवरीथिंग एंडेड इन स्मोक। नाउ दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स, ठीक है, will run its course. So the correct answer for this is develop and then come to its usual end. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रन इट्स कोर्स का डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड। मतलब डेवलप, पहले तो किसी चीज़ को क्या करो? रेज करो, ठीक है। उसके बाद में उसका जो नेचुरल कंक्लूजन निकल के आता है, बिना किसी आउटर इंटरफेरेंस के, बिना किसी बाहरी क्या कहते हैं ना, हस्तक्षेप, यस, इंटरफेरेंस के, वो जो नेचुरल कंक्लूजन होता है वो होता है रन इट्स कोर्स, ठीक है। सो दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स, मतलब ये जो फैशन है वो क्या होगा? एक नॉर्मल कंक्लूजन में निकल के आएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सी करेक्ट आंसर। नाउ द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। आई थिंक ये सभी को इसका आंसर आता होगा। पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड मतलब सामने की सामने चीज़ का कोई भी चीज़ रिवील होना एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। उसने पुलिस ने क्या किया? उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड वेन माई क्लोज फ्रेंड लिफ्ट मी इन द लर्च। दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लिफ्ट मी इन द लर्च बहुत कॉमन से ये है। अगर आप 1 से 2 बार भी वीडियो देखते हो और मान लो एक बार आज देख लिया, उसके बाद में आपने कभी डिसाइड किया, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्लान करके चलो, पेपर पे सारी चीज़ें रखो, जिससे कि आप खुद को इवैल्यूएट कर सको कि आपका टाइम सही दिशा में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि एलटी के लिए आपके पास में 150 डेज मोटा मोटी हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखो तो उसके अकॉर्डिंगली आप पूरे पेपर पे भाई अपना सब कुछ पूरा चिट्ठा लिख लो, और फिर देखो कितना जस्टिस कर रहे हो आप खुद के साथ में, टाइम को कितना यूज़ कर रहे हो और कितना बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि देखो, जितना बर्बाद कर रहे हो ना, यूज़ कर रहे हो, उसको मत काउंट करो, उसको मत देखो अरे हमने तो इतने घंटे यूज़ कर लिया। नहीं, मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा, बर्बाद कितना कर रहे हो वो यूज़ करो। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से चलती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसको थोड़ा सा भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे ना, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बर्बाद कितना कर रहे हो वो देखो और फिर उसको कम करो। अचीव कितना कर रहे हो उसको देख देख के खुश मत हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था या डिप्रेस था या फिर मुझे सही नहीं लगा। व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, जब मेरे क्लोज फ्रेंड ने क्या किया? मुझे अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख लो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अबैंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। बहुत ही गलत बात है भाई ये, ठीक है। तो अबैंडन मी इन मीन्स कि दे लेफ्ट हिम व्हेन ही नीडेड द मोस्ट,
ठीक है, दे लेफ्ट हिम इन लर्च, दे लेफ्ट हिम इन लर्च व्हेन ही नीडेड द मोस्ट, उस टाइम पे उसका साथ छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया जबकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसा कभी मत करना, अगर आप किसी के ट्रू फ्रेंड हो तो जब उसको ज़रूरत हो तो सबसे ज़्यादा उसका साथ देना, उसको मत छोड़ना, ठीक है, तभी आप फ्रेंड हो, वरना नहीं हो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, मतलब एकदम उसके पॉइंट पे थी, किसके, डिजास्टर के पॉइंट पे। अभी कुछ भी हो सकता है, जो कंपनी में उसकी पोजीशन थी, नहीं, हाँ, हिज पोजीशन, जो कंपनी में उसकी पोजीशन थी वो क्या थी, एट द पॉइंट ऑफ डिजास्टर थी, मतलब एकदम खत्म होने के ही कगार पे थी, एकदम डिजास्टर, एकदम गलत होने के कगार पे थी। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत रिस्की यू कैन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया एट द पॉइंट ऑफ, the car broke down just as it reached the edge of a cliff. It was needed a close shave. It was needed a close shave. ठीक है, तो द कार ब्रोक डाउन, कार क्या हुई, टूट गई, जस्ट इट रीच द एज ऑफ अ क्लिफ, एकदम जब वो क्लिफ जिसको कहते हैं ना, एकदम पॉइंट होता है उस पे जब वो पहुंच गई पीक पे, एंड इट वाज नीडेड अ क्लोज शेव, ठीक है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब उस समय एकदम जो आपको उसमें से निकल के आना होता है, कैसे आपको उस डेंजर में से निकलते हो आप, बहुत बड़ी बात होती है ये। तो इसका मतलब होता है इट वॉज नीडेड अ क्लोज शेव। अब मतलब उसमें से निकलना आप समझ सकते हो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। सो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, दिस इज द करेक्ट आंसर। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब, ठीक है, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब आप समझ के होगे, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर गोल, यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एम आपने अचीव कर लिया, कुछ आपने डिसाइड कर रखा था, कुछ आपने बिजनेस किया, उसको आपने अच्छे से अचीव कर लिया, अच्छे से वो चल रहा है, तो उसको बोलते हैं, तो इन हाई स्पिरिट्स मतलब कि चेयरफुल, मतलब कि खुश, ठीक है, जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तभी तो आप खुश होते हो। चलिए, व्हेन शी रियलाइज दैट शी हैड बॉट अ फेक प्रोडक्ट, ठीक है, जब उसको पता चला कि क्या रियलाइज हुआ, आई मीन प्रोडक्ट तो वो ले आई थी कि उसने कोई फेक प्रोडक्ट लिया, शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, ठीक है, कि उसकी मनी क्या हो गई, डाउन द ड्रेन, मतलब गए, कब बोलते नहीं गया पैसा पानी में, तो वो इसका मतलब हो जाएगा वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ एलिमिनेशन मेथड ज़रूर यूज़ करिए, मतलब कि इनमें से जो गलत है पहले उनको आप क्रॉस कर दो, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर, उससे आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और अगर आपके पास में एग्जाम में टाइम बचता है तो उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हो या कंफ्यूज होते हो तब भी एलिमिनेशन मेथड आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास में दो एक जो अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आंसर होते हैं वो बच जाते हैं, और फिर आप आइडिया लगा सकते हो। इसलिए हमेशा एकदम करेक्ट क्या है उसके पीछे मत भागो, ट्राई टू अप्लाई दिस एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि आप इसमें देख लो, गॉट वॉश्ड अवे, हर मनी वॉज सेफ, ये तो हो ही नहीं सकता है सेफ, एकदम सेम सेम से देते हैं कई बार एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए। और एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा उसके पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करना, बहुत टफ नहीं है वो, लेकिन अब वही बात है कि पोथी पढ़ रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, कुछ लोग लेके जिसको कहते हैं ना वो हिस्ट्री पूरी उठा के पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। भाई एग्ज़ाम के लिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, अब वही है पढ़ने का तरीका, राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वॉज लॉस्ट फॉर एवर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन्ड कूल एज अ क्यूक्यूम्बर, ठीक है, ककड़ी। तो आपको पता है ना क्यूकम्बर गर्मी में सब लोग उसको खाते हैं, वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेट भी नहीं होने देती है बॉडी को, सो इट्स गुड इफ़ यू टेक दिस इन समर सीजन।
उसी तरीके से तो ये कूल होती है। उसी तरीके से द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफ़िकल्ट टास्क, उसको क्या किया, डिफ़िकल्ट टास्क दिया, एंड ही रिमेन्ड कूल एज ए क्यूकम्बर, लेकिन फिर भी वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा कूल था। अब कूल कोई कैसे हो सकता है कि कितना भी डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, उसके अंदर एक करज था, क्या फेस करने का, कुछ भी फेस करने का, किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करने का, ठीक है। तो ही वॉज़ नॉट नर्वस और इमोशनल, कॉट कोल्ड हो ही नहीं सकता, वॉज़ हैप्पी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, वॉज़ स्कैर्ड ना, ठीक है। तो उसने डिफ़िकल्टी को क्या किया, फेस किया। उसी तरीके से आप भी डिफ़िकल्टी को फेस करो, रिसोर्सेज खोजो, उसके रास्ते खोजो, जो सही है उसको चुनिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। Some people do not grease anybody's palm on any account, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की भी पाम में ग्रीसिंग नहीं करते हैं। आप किसी की पाम को ग्रीस आप कैसे करोगे, उसको ब्राइब देके, उसको लालच देके। और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं करते ऑन एनी अकाउंट। एनी अकाउंट का मतलब किसी अकाउंट से है, मतलब किसी भी कीमत पर, अकाउंट से मतलब नहीं है ये, मतलब किसी भी कीमत पे वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में मैं आज आपको एक टास्क दे देती हूँ, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है, और उससे मुझे भी पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्ट के साथ मेरे वीडियोस को देखते हैं, कितना ध्यान से देखते हैं। और सच में जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो, उतना एफर्ट डाल रहे हो या फिर नहीं। देखिए, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपकी जितनी रिक्वेस्ट आती है, जिस हिसाब से आई है, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। रेगुलर अगर आप इस तरीके से चलते हो तो बहुत अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बट करना आपको पड़ेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इचिंग पाम का मतलब क्या होता है। ये तो है कि ग्रीस एनीबडीज़ पाम, इचिंग पाम क्या होता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इचिंग पाम, और उसके बाद में मैं आंसर आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। जिसका करेक्ट होगा वीडियो में मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी। अब आगे से मैं ये करूँगी, जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा, उसका एफर्ट सबसे ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट लेके करेगा, आप ही ने रिक्वेस्ट भेजी और आप ही गायब हो, तो मैं ज़रूर उनका नाम लूँगी, उनको भी प्रेज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, टू पुट अप अ गुड शो, एक कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए। क्या पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस। कई बार होता है ना कि आपको अपना काम बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, आपको खुद के कुछ पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, कुछ पर्सनल रेफरेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो होता है टू पुल स्ट्रिंग्स, राइट। चलिए, यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड, ठीक है। आप इस सिचुएशन से, ओवरकम का मतलब क्या होता है, इससे बाहर निकल के आ सकते हो इस सिचुएशन से, इफ़ यू कीप योर हेड, मतलब अगर आप काम रहते हो, काम मतलब अगर आप शांत रहते हो, पोलाइट रहते हो, पेशेंट रहते हो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, मान लो कोई भी सिचुएशन है, बिगड़ी हुई है, मान लो, मैं सारी चीज़ें आपके रिजल्ट से ही रिलेट करती हूँ, जिससे कि आपको अच्छा और बुरा दिखाई देने लग जाए, ठीक है। क्योंकि सत्यता में जीना ही सफलता का सबसे अच्छा रास्ता होता है। किसी भ्रम में जीना वो सही नहीं होता। मतलब मान लो अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, थोड़े बहुत मार्क्स से अगर आप रह भी गए, तो उस सिचुएशन से ओवरकम आप कैसे हो पाओगे? या तो अपना सारा अग्रेशन, गुस्सा, दुःख लगा दो एक वीराने में बैठ के कोने में, और चलो अब मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, और दिन भर रोते रहो, परेशान होते रहो, ब्लेम करो इधर या उधर या अपने ऊपर, ठीक? एक तरीका होता है उस सिचुएशन को ओवरकम करने का, एकदम कामली आप सोचो और ये सोचो कि इस दुनिया में इतने कितने ऐसे लोग हैं जो पचासों बार डिफीट हुए हैं, उन्होंने फेलियर का सामना करा है और फिर वो निखर के आए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिचुएशन में निखर के आओ, बिखर के मत आओ, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेन काम फॉर योर गोल, ठीक। चलिए, इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रन इन द सेम ग्रूव। वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स, जो रिफॉर्मर्स आइडियाज ऑफ दोनों के जो आइडियाज थे, रिफॉर्मर कौन होते हैं आप बताओगे कमेंट बॉक्स में या मैं बता दूं? रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को बदलने की ताकत रखते हैं, ठीक है। अच्छाई के लिए, गलत के लिए नहीं कि अच्छा है उसको भी बिगाड़ के रख दे ना, किसी अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, उस चीज़ को बदल के कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। कोई बुराई चलती आ रही है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्मर्स,
ठीक है। एंड दोनों के आइडियाज़ क्या थे, रन इन द सेम ग्रुप, और वो इट रन इन गुड स्पिरिट्स, मतलब मूव्ड इन हार्मनी, एक मत होकर सेम उसमें थे, दोनों के व्यूज़ मिल रहे थे, ठीक है, तो मूव्ड इन हार्मनी। चलिए, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। ये आपने सुना भी होगा काफ़ी बार, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू। ये बर्ड आई व्यू क्या होता है कि इसको एक्चुअली बोलते हैं ओवरव्यू, एन ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, जो जैसे मान लो आपने कोई पोएम पढ़ी या फिर कोई प्ले है, उसका ओवरव्यू अगर आपको बता दिया जाए तो आगे की चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब भी आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एलटी की भी कई सारी पोएम डली हैं लाइन बाय लाइन। तो मान लो आप कोई पोएम स्टार्ट कर रहे हो, अगर उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता हो तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाती है, ठीक है, एक डिस्टेंस से। तो कहते हैं ना कि पूरा उसका एक आपको ब्यौरा मिल जाए कि क्या है, डिटेल में नहीं, छोटे रूप में, तो वो होता है ओवरव्यू, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊंचाई से और अच्छे से आपको पहले ही दिख जाए, ओवरव्यू। टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ का मतलब होता है टू गेट वेरी एंग्री, ठीक है, आप बहुत गुस्से में हो, बहुत अग्रेशन में हो, तो उसको कहते हैं टू फोम एट वंस माउथ। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो सभी को पता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और पानी जीवन है, और उसी में से निकाल दोगे तो नेचुरली वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल होगी। और यही होता है, फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यू बिकम अनकंफर्टेबल, ठीक है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अनकंफर्टेबल होइए और उसके बाद में पढ़ाई करिए। जितना आपका कंफर्ट जोन है ना, सब छोड़ दीजिए। काफ़ी सारे मेरे पास में व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि मैम ये बात है, इस तरीके से नहीं कर पाते, क्या है, बहुत सारे मैं आंसर्स देती भी हूँ। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तो सक्सेस का आपको मज़ा आएगा फिर। एट द 11th आवर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर? टू अर्ली, ठीक है, जैसे कहते नहीं है कि अरे कल तो एग्ज़ाम है, वो 11th आवर में तो जल्दी जल्दी क्या करना है, जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को तैयार कर लिया जाए तो वो ही ज़्यादा बेहतर होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रेगुलर वे में वर्क करने के लिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंड ट्रस्ट में किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने में टाइम लगता है। अगर आप ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, अगर ठीक से आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, बाकी अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक से उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वीडियोस में, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और चैनल इज़ डिज़ाइन फॉर यू, सो इट्स नेसेसरी दैट इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप वीडियो देख के कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा या फिर जो भी आपके सजेशंस हों। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको पूरी सीरीज़ मिल सके। वोकैब की पूरी टेस्ट सीरीज़ हम करेंगे यहाँ पे, एंड एवरीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लीजिए। ट्राई टू शेयर इट, आपके ग्रुप्स में आप शेयर भी करिएगा, जिससे हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और एक अच्छा पढ़ाई का माहौल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते हैं मैम हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो करो तो रेगुलर वे में अच्छे से आप कर सकते हो। अभी ग्रामर के वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके पास में एक दिन में 2 वीडियोज़ कम से कम आएँ, ठीक है। आपके पास में एक लिटरेचर का और एक ग्रामर का, दोनों ही आए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी है इंग्लिश फील्ड आपके साथ में है। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कमेंट और इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।